नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12 की साइकोलॉजी की बुक का पहला चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं को पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले अध्याय को पढ़ने के बाद हम किन चीज़ों को समझ पाएंगे, तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिनमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे। यानी व्यक्ति जो भिन्न भिन्न है वो क्यों है, वो कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों को जो है समझ सकेंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद। दूसरा है मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को सीख सकेंगे। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे जो साइकोलॉजिकल मूल्यांकन जो एवोल्यूशन जो है वो किया जाता है। व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं, इंटेलिजेंसी बिहेवियर जो है वो किसको कहते हैं, ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं जान सकेंगे। यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त जो 70 IQ से कम के जो है और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उच्च IQ के लोग हैं उनकी जो बुद्धि का मापन के मूल्यांकन जो है किस तरीके से करते हैं, वो उस चीज़ को हम समझ पाएंगे। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार बुद्धि का अर्थ भिन्न भिन्न होता है जान सकेंगे। अलग अलग संस्कृति में क्या अर्थ माना जाता है एक बुद्धि का, उस चीज़ को समझेंगे। फिर है बुद्धि तथा अभिक्षमता के विभेद को समझ सकेंगे। बुद्धि अलग चीज़ है और अभिक्षमता जो एप्टीट्यूड है वो एक अलग चीज़ है, दोनों में अंतर कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जिस टॉपिक का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, को अच्छे से जब हम पढ़ लेंगे तो ये जो 6 टॉपिक है ये अच्छे से हमारी कवर हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं। यहाँ पे परिचय दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना। इसके बाद ये जो परिचय दिया है यहाँ मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ, कुछ एक दो बातें इंपॉर्टेंट होगी इसमें। यदि आप अपने मित्रों, सहपाठियों या संबंधियों का प्रेक्षण करें तो आप पाएंगे कि उनके प्रत्यक्षण करने, सीखने और चिंतन करने के साथ साथ विभिन्न कृत्यों को निष्पादित करने के उनके ढंग में अनेक विभिन्नताएँ हैं। कुल मिला के विभिन्नता पर ही बात कह रहा है कि उनके प्रत्यक्षण करने, किसी चीज़ को समझने कि वो क्या चीज़ है, सामने किस चीज़ को देख रहे हैं और क्या कुछ वो सीख रहे हैं, वो कैसा चिंतन कर रहे हैं, उनके अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सब में मतलब विभिन्नता है, ये कहना चाहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं सोच में, यानी इसके कहने का मतलब है कि सोच में भिन्न होते हैं वे। कक्षा 11 में आपने उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ा है जो मानव व्यवहार को समझने में अनुपयुक्त होते हैं। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि किस तरह लोग भिन्न होते हैं, ये भिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है और कैसे इन भिन्नताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कि कैसे गाल्टन का इस टाइम दे दिया, गाल्टन के समय से ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। तो इस अध्याय के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कुछ मूल बातों से आप परिचित होंगे। मनोवैज्ञानिकों के लिए रुचिकर प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुणों में से एक है बुद्धि। लोग एक दूसरे से जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण से अनुकूलन करने, अनुभव से सीखने, विविध प्रकार की तर्कनाओं में व्यक्त होने और विविध बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की योग्यता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये बुद्धि के बारे में कह रहा है, ठीक है। इस अध्याय में आप बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि का संप्रत्यय की बदलती परिभाषाएं, किस तरीके से परिभाषाएं बार बार बदल रही है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं दी है। बुद्धि में सांस्कृतिक भिन्नताएं, अलग अलग संस्कृति में बुद्धि को किस तरीके से समझा जाता है। लोगों की बौद्धिक सहक्षमताओं की सीमा और उनमें विचलन तथा विशिष्ट योग्यता या अभिक्षमताओं की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं मुख्य लेसन पे। यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मनुष्य के जो कार्य हैं उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार से, ये बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में तथा किसी एक ही प्रजाति के प्राणियों में समान ढंग की व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। पहले तो कह रहा है कि विभिन्न प्रजाति और समान प्रजाति दोनों में बता रहा है, दोनों में ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है।
तो मैं आपको एक उदाहरण से बता दूं कि जैसे कोई भी पशु है, चाहे गाय है, भैंस है, किसी दो भैंस, क्योंकि वो एक ही प्रजाति के हैं, किसी दो भैंस के उनके व्यक्तित्व, क्योंकि उनका भी एक व्यक्तित्व है, उनका व्यवहार किस तरीके का है, तो उन दोनों के अंदर भी एक अंतर होता है। एक जो है जिसका व्यवहार बड़ा सहज होता है, और दूसरे का जो व्यवहार है थोड़ा सा अग्रेसिव प्रकार का हो सकता है। वो किसी मनुष्य को मार सकती है, साथ ही दूसरी भैंसें उनको मार सकती है, इस तरीके का व्यवहार हो सकता है। तो दोनों का व्यवहार जो है एक ही प्रजाति के हैं, उसके बावजूद उनके अंदर जो है विभिन्नता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर विभिन्नता है, उनके काम करने के ढंग में, ये कहना चाहता है यहाँ। आगे चलते हैं हम। विभिन्नताओं के कारण ही, फिर कहता है, विभिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में आकर्षण तथा सौंदर्य होता है। एक क्षण के लिए अपने चतुर्दिक ऐसे जगत की कल्पना करें जिसमें जरा सोचें कि सभी वस्तुएं एक ही रंग, लाल या नीली अथवा हरी हो तो दुनिया कैसी लगेगी। निश्चित ही वह सुंदर नहीं होगी। पूरी संभावना है कि आपका उत्तर नहीं होगा और आप ऐसे संसार में रहना ही नहीं चाहोगे। वस्तुओं की तरह ही मनुष्य में विविधता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषताओं का सम्मिश्रण होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया को बनाने वाला जो है उसने इस दुनिया को रंगीन बनाया, न कि ब्लैक एंड वाइट। तो इस दुनिया में और हर जाति प्रजाति के जो लोग हैं या जानवर हैं, उन सब में अपनी अपनी विशिष्टताएं डाली है। इसलिए चाहे वो उसी जाति का है तो भी उनके अंदर विभिन्नताएं हैं। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर अपने आप में अद्वितीय है, उस जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है, कहने का तात्पर्य है। अब हम आगे चलते हैं। विचलनशीलता या विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है, व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। यानी प्रकृति ने बनाया है और व्यक्ति भी इसके अपवाद नहीं है, व्यक्ति इसमें शामिल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कभी नहीं मिलेगा, इसका कहने का मतलब है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषताओं के बारे में बता रहा है। ऊंचाई, वजन, शक्ति, बालों का रंग आदि में भिन्न होते हैं। ये कॉमन सी बात आप सब समझते हैं कि ऊंचाई में हर व्यक्ति भिन्न है, वजन भी अलग अलग होता है सभी का, शक्ति अलग अलग होती है। अगर रस्साकसी या कोई भी और तरीके से शक्ति का प्रदर्शन किया जाए तो पता लगेगा हर व्यक्ति में अलग है। बालों का रंग हर व्यक्तियों का अलग अलग होता है, किसी के सफ़ेद है, किसी काले, किसी घुंघराले हैं, जैसे भी किसी के छोटे हैं, बड़े हैं। तो इस तरीके से अंतर तो है, ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई है उसमें अंतर डाला है। उनमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये कहता है उनमें इन विशेषताओं में तो है, उसके साथ हम ठीक इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भी भिन्नताएं हैं। उनके सोचने, उनका जो नज़रिया है उसके अंदर अंतर होता है, उनकी बुद्धि में अंतर होता है, उनके व्यक्तित्व में अंतर होता है। वो मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ, आगे पढ़ेंगे हम ये सब। वे अधिक या कम बुद्धिमान हो सकते हैं, प्रभावी या विनम्र हो सकते हैं, उच्च मात्रा में सृजनशील या बिल्कुल भी सृजनशील नहीं हो सकते हैं। यानी वे कोई एक अधिक क्रिएटिव है तो दूसरा कम क्रिएटिव भी हो सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर जो है। तथा जावा के विनिर्मित हो सकते हैं। विभिन्नताओं की सूची बहुत लंबी हो सकती है। किसी एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों की भिन्न भिन्न मात्राएं हो सकती है। इस प्रकार हम में से प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विशेषकों के विशिष्ट सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। वस्तुतः इस प्रश्न से संबंधित विषय वस्तु ही व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है या का अध्ययन कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, वो क्यों है, किस लिए है, वही जो चीज़ है वही व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है। अब इसकी अच्छे से परिभाषा यहाँ दे रखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना होगा। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता है। फिर से देखो, व्यक्तियों की विशेषताओं, व्यक्तियों के अंदर जो विशेषताएं डाली गई तथा व्यवहार के स्वरूपों और विशेषताएं जो डाली गई है उनके हिसाब से व्यक्ति व्यवहार कर रहे हैं, उनके स्वरूप के अंदर पाया जाने वाला जो विशिष्टता है वही व्यक्तिगत विभिन्नता है। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। अब यहाँ दो विचारधाराएं आएगी।
कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्तिगत विशेषकों से हमारे जो व्यवहार है प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत विशेषक यानी व्यक्ति के निजी विशेषक या निजी गुण, निजी विशेषताएं। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हमेशा ही वो ईमानदारी का व्यवहार करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये पहला जो प्रकार है ये कह रहा है। जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। ये कह रहे हैं कि स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं, स्थितिपरक कारकों से। ठीक है, इसी जो कारक है इसी को स्थितिवाद कहते हैं, सिचुएशनलिज्म कहा जाता है। सिचुएशनलिज्म यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर में बदलाव आ जाना। कोई व्यक्ति ईमानदार है, पहला जो अप्रोच है वो तो यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति ईमानदार है वो हमेशा ही ईमानदारी के इस लिहाज से उस ईमानदारी के विशेष को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करेगा, हर जगह ईमानदारी दिखाएगा। लेकिन दूसरा कहता है कि शायद विशेष परिस्थिति में ईमानदारी ना भी दिखाए, विशेष परिस्थिति हो तो। अब विशेष परिस्थिति स्थितिवाद का मैं एक उत्तम उदाहरण देता हूँ। कोई इंस्टीट्यूट है और उसमें कोई कर्मचारी और अधिकारी है। तो कर्मचारी है जो थोड़ा कामचोर है, काम को नहीं करने वाला है, तो लेकिन वो अधिकांश परिस्थिति, क्योंकि उसमें विशेषक है काम नहीं करने का, तो अधिकांश परिस्थितियों में वो काम को नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन भी अधिकारी उसका सामने होगा और अधिकारी के सामने उसको प्रेजेंट होना होगा तो वो अपना ये जो विशेषक है इसको छुपा लेगा, इसको वहाँ प्रेजेंट नहीं होने देगा, बल्कि वो इसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार, विशेषक के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगा। कौन सा? एकदम शिष्टता प्रदर्शित करेगा और बताएगा कि मैं बहुत अच्छे कर्तव्य के साथ कार्य को कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सिचुएशन वहाँ ऐसी क्रिएट हो गई है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यवहार जो स्थिति परिप्रेक्ष्य है, स्थिति विशेष के लिहाज से जो है व्यवहार घटित होता है। तो कुछ दूसरे कह रहे हैं व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होता है। तो कुल मिला के बात है कि दोनों कारकों से जो है ये व्यवहार जो प्रभावित हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, जिसमें यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः आक्रामक प्रवृत्ति का है, अपने सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति में बहुत विनम्र व्यवहार करता है। जब ये स्पष्ट कह रहा है कि वो वैसे आक्रामक है, लेकिन जब उसका सर्वोच्च अधिकारी आ गया है तो वो बहुत विनम्र जी सर कर रहा है। कभी कभी स्थितियों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न विशेषकों को रखने वाले लोगों का व्यवहार लगभग समान होता है। यानी एक अधिकारी है, उसके सामने बहुत सारे जो है कर्मचारी खड़े हुए हैं और सभी के अंदर अलग अलग विशेषक है, फिर भी सभी का एक कॉमन व्यवहार दिखाई देता है। जैसे कि वहाँ अधिकारी के सामने सभी समान प्रकट करेंगे और रिस्पेक्ट करते होंगे सभी के सभी, तो वो एक समान व्यवहार है। चाहे कोई ईमानदार हो चाहे कोई बेईमान हो, कैसा ही उस समय वो रिस्पेक्ट प्रकट कर रहे होंगे। तो यहाँ जो सेकेंडरी जो मेथड था स्थितिवादी का परिप्रेक्ष्य का, वो हावी है। स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य बाह्य कारकों के प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी मानता है, जबकि जो व्यक्तिगत विशेषक जो थे वो इंटरनल कारकों पे फोकस कर रहे हैं और सिचुएशनलिज्म जो है एक्सटर्नल कारकों पे जो फोकस कर रहा है। ठीक है, अब आगे है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का संबंध बहुत सरल घटना जैसे किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में लगने वाला समय अर्थात प्रतिक्रिया काल से भी होता है और बहुत अधिक व्यापक संपर्क जैसे प्रसन्नता से भी हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक गुण जटिल भी हो सकते हैं, वह सरल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कहने का तात्पर्य है। मापन करने योग्य समस्त मनोवैज्ञानिक गुणों को परिभाषित करना और उनकी सूची बना पाना एक कठिन कार्य है। असंभव लगता है कि सभी जो मापन करने योग्य जो गुण हैं उन सबको हम लिख लें, नोट कर लें, सूची बना लें, ऐसा संभव सा नहीं लग रहा है। ठीक है, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण उसका मूल्यांकन असेसमेंट करना है। यानी किसी मनोवैज्ञानिक गुण उसमें है या नहीं है उसको ये समझना है, हमें तय करना है, तो उसके लिए उसका मूल्यांकन असेसमेंट करना होगा। ये इसका पहला चरण है और ये एक क्वेश्चन भी बनता है इम्पोर्टेंट। तो
मूल्यांकन, असेसमेंट करना होगा। इसका जो पहला चरण कौन सा है कि मूल्यांकन करने का पहला चरण है। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मूल्यांकन करने का अर्थ है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है। उसके जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनको मापने से है, उनका मापन किया जाए। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने की अनेक मानक विधियां अपनाई जा सकती है। अनेक विधियां, उसमें से कोई विधि को अपना के जो है उसको मापन जो है किया जाए कि उसका किस तरीके का मूल्यांकन है किया जाएगा। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जा सकती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जा सके। यानी ऐसे ही नहीं कह देंगे कि वो व्यक्ति ईमानदार है या उसके अंदर ये गुण है, बल्कि एक वैज्ञानिक विधि से जो है उसका मापन करना होगा और हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो व्यक्ति ईमानदार है उस वैज्ञानिक विधि से, तो ही हम किसी के लिए उसको कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि हरीश, एक उदाहरण दे रहे हैं, हरीश एक प्रभावी व्यक्ति है, तो हम हरीश में प्रभाविता होने की मात्रा का संकेत करते हैं। प्रभावशाली होने का उसके अंदर मतलब एक कोई मात्रा है, उसके अंदर प्रभावशाली, प्रभाविता का मतलब हुआ वो प्रभावशाली है। हरीश के बारे में हमारा यह कथन उसमें प्रभाविता होने के गुण का हमारे द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिणाम है। हमने मूल्यांकन किया है उसका, उसमें प्रभाविता का गुण है, भी प्रभावकारी है वो व्यक्ति। किसी गुण का मूल्यांकन अनौपचारिक अथवा औपचारिक हो सकता है। तो दो तरीके हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, दो तरीकों से उसके अंदर जो गुण है उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप में किया जाता है। ये फिर यहाँ क्वेश्चन बन रहा है एक कि औपचारिक मूल्यांकन कैसे होता है। तो औपचारिक मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित जो है होता है। ये यहाँ से उसमें आना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत, व्यवस्थित, इतना आना चाहिए। ये तीन शब्द आएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कोई एक ही फिक्स उत्तर, जैसे भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, चाहे हजारों से पूछ लो, लाखों से पूछो, कैसे पूछो, उसका फिक्स एक ही उत्तर होगा। मानकीकृत, उसके लिए जो मानक नॉर्म्स जो डिसाइड किए गए हैं। व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक, तो तभी वो जो है औपचारिक होगा। और कोई गुण तभी मानेंगे जब औपचारिक मूल्यांकन उसका होगा, औपचारिक मूल्यांकन की वैल्यू है। दूसरी ओर अनौपचारिक मूल्यांकन जिन व्यक्तियों का किया जाना है उनके बदल जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, यानी वो आत्मनिष्ठ होगा। अनौपचारिक मूल्यांकन जो है आत्मनिष्ठ होगा, मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति या जिसका किया जा रहा है दोनों के बदल जाने से जैसा भी है, और उसमें जो है चेंजिंग आ जाएगी, तो वो आत्मनिष्ठ होगा, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो दिल्ली रहेगी, चाहे किसी से पूछ लो। तो आत्मनिष्ठ में कुछ भी उत्तर हो सकता है, बदलाव होगा। तो व्यक्तिनिष्ठ जिससे प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है। व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या जैसा यहाँ बता रहा है, व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या कब होने लगती है, जब अनौपचारिक मूल्यांकन होगा। मनोवैज्ञानिक गुणों के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। औपचारिक जो मूल्यांकन करना आसान कार्य नहीं है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों को जो मूल्यांकन करना होता है तो औपचारिक मूल्यांकन करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है विशिष्ट, जिससे वो गलतियां ना कर दे, आत्मनिष्ठता नहीं आ जाए, वो अपनी मन की नहीं कह दें, इंक्लूड नहीं कर दें उस मूल्यांकन में। मूल्यांकन कर लेने के पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर हम हरीश द्वारा भविष्य में किए जाने वाले व्यवहारों का पूर्व कथन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम यह पूर्व कथन कर सकते हैं कि यदि भविष्य में हरीश को किसी दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए या दिया गया तो उसके एक सत्तावादी नेता होने की संभावना अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभाविता का गुण था, प्रभावकारी था, लोगों को अपने प्रभाव में ले सकता था वो, इसलिए उसका जो है एक भविष्यवाणी उस पर की जा सकती है। क्योंकि किसी व्यक्ति के जब हमें गुण मालूम होंगे, जब उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें जानकारी होगी, तो हम पूर्व कथन भी कर सकते हैं कि आगे चल के व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा व्यवहार करेगा। यदि हमें यह पूर्व कथन करने के अनुसार उत्पन्न स्थिति ग्रह नहीं है तो हम इसमें हस्तक्षेप करते हुए हरीश के व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। मूल्यांकन किए जाने के लिए किसी गुण का चयन हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है। यदि हम किसी कमज़ोर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में अच्छा निष्पादन करने में सहायता करना चाहते हैं तो हमें उसकी बौद्धिक शक्ति तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करना होगा।
तब वो पता लगेगा कि वो उन्नत आगे कैसे हो पाएगा, अच्छा निष्पादन कैसे दे पाएगा, क्योंकि उसकी आईक्यू हम नापेंगे ना, बौद्धिक शक्ति कैसी है, उसकी कमजोरियां क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार तथा पड़ोस के सदस्यों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है तो हम उसके व्यक्तित्व विशेषकों के मूल्यांकन पर विचार करेंगे। उसमें ऐसे कौन से व्यक्तित्व विशेषक हैं जिससे उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है ठीक नहीं बैठ पा रहा है दूसरे लोगों के साथ। यदि किसी व्यक्ति में अभिप्रेरणा की मात्रा बहुत कम है तो हम उसकी अभिरुचियों तथा वरीयताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी अभिरुचियाँ कैसी है, तो उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस व्यक्ति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, कैसे वो उस परिस्थिति के लिए सक्षम हो। अब यहाँ एक परिभाषा दे रखी है, व्यक्तियों की योग्यताओं, व्यवहारों और व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन में व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है, कह रहा है। अब नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय अथवा एक विमीय नहीं होते हैं, गुणों के क्षेत्र है ये। रेखीय एक विमीय नहीं होते हैं, वे जटिल होते हैं और उन्हें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कोई एक रेखा बहुत से बिंदुओं का एक समूह होती है और बिंदु को स्थान नहीं घेरता है, यानी सरल है वो। परंतु एक डिब्बे के बारे में सोचें तो यह स्थान घेरता है, यानी थोड़ा जटिल है। डिब्बे का वर्णन इसकी 3 विमाओं की सहायता से किया जा सकता है। ये 3 विमाएँ हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। भी डिब्बा कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की, ये 3 विमाएँ हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि डिब्बा कितना है, कितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा होगा। ये 3 विमाएँ हैं, उसको समझते हुए यही स्थिति मनोवैज्ञानिक गुणों की भी होती है। यानी मनोवैज्ञानिक गुण एक रेखीय नहीं, यानी सरल नहीं है, वो बहुत जटिल हैं और बहुत सारी दिशाओं में गमन करने वाले होते हैं। उनको कई दिशा होते हैं, उनको समझना होगा हमें। तो यही स्थिति मनोवैज्ञानिक गुणों की भी होती है। ये गुण सामान्यतः बहुविमात्मक या बहुपक्षीय होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि वह विभिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक में कैसा है, सामयिक में कैसा है, सामाजिक में कैसा है, आदि में कैसा व्यवहार निष्पादन करता है। इस अध्याय में हम मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे। इन गुणों का सहवर्गीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लिखित अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। सबसे पहला बुद्धि, इंटेलिजेंसी का आशय पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। ये बुद्धि को एक परिभाषा दे रहे हैं। कैसे पर्यावरण को, अपने पर्यावरण को, यानी वो समझ पाए जो व्यक्ति, सविवेकपूर्ण वो चिंतन कर पाए, किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाए। अब कोई भी चुनौती व्यक्ति के लिए कुछ भी हो सकती है चुनौती, उसका प्रभावी ढंग से उसके पास कितने संसाधन हैं उसे देखने होंगे। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको सिर्फ उसकी 10 यूनिट है और उसका कल एग्ज़ाम है और 10 यूनिट में सिर्फ उसकी 5 ही यूनिट उसकी कंप्लीट है, उसकी प्रिपरेशन है, ये भी 5 की नहीं है। तो उसको देखना चाहिए उसके पास कितने रिसोर्सेज है। वो एक दिन में वो 5 की 5 यूनिट थोड़ी नहीं जो उसकी रहेगी उसको समझ लेगा, याद कर लेगा। तो उसे चाहिए कि जो 5 यूनिट उसने याद कर रखी है उन पे पूरा वो कंसंट्रेट करे, फोकस करे, तो शायद उन 5 यूनिट्स के जितने मार्क्स है उतने वो अच्छे से अचीव कर पाएगा। तो उसे सोचना होगा कि उसके पास कितने संसाधन हैं और उसकी चुनौती कैसी है, कि चुनौती की प्रकृति कैसी है, तो वो किस तरीके से निपटेगा, यही उसकी इंटेलिजेंसी है। बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक सहक्षमता तथा विद्यालयी शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। विद्यालयी शिक्षा से लाभ उठाने का ज्ञान का योग्यता का होता है। सामान्यतः कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी विद्यालय की परीक्षा में उतना अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते हैं, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी सफलता की प्राप्ति का संबंध मात्र बुद्धि परीक्षणों पर उनके प्राप्तांकों से नहीं होता है। यानी बुद्धि परीक्षणों के अंदर उनके कम प्राप्तांक आगे आ रहे हैं तो ठीक है कि उनका एकेडमिक थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है उस कक्षा के लिए या बाद में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका व्यावसायिक दृष्टि से भी उनके जीवन के अंदर आगे चल के जो अपना व्यवसाय वो चूज करते हैं उसमें भी वे कमज़ोर ही होंगे। प्राय ऐसा देखा गया है कि ऐसे छात्र जो एक बार 2 बार क्लासेस में फ़ेल हो गए हैं लेकिन वे आगे चल के अच्छी नौकरियां, मैनेजर बने हैं बैंकों में या IAS IPS बने हैं। तो इसका जो है व्यावसायिक जीवन से कोई संबंध नहीं है इस बुद्धि का।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर है अभिक्षमता एप्टीट्यूड का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। यानी व्यक्ति में कौशलों के अर्जन यानी कौशलों के सीखने, स्किल्स के सीखने की जो संभावना जो उसके अंदर है उसी को जो है अभिक्षमता कहते हैं। जैसे हम आगे चलते हैं, अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। यानी उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण, 2 चीज़ें अगर उसे प्रदान कर दी जाए तो उसकी जो परफॉर्मेंस कैसी होगी ये बताता है अभिक्षमता। यदि उसके अंदर अभिक्षमता है किसी चीज़ की तो उस अभिक्षमता से संबंधित उसको इन्वायरमेंट दे देंगे और प्रशिक्षण दे देंगे तो वो जो अभिक्षमता वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। एक उच्च यांत्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठाकर एक अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। अभियंता यानी इंजीनियर। एक यांत्रिक अभिक्षमता यानी कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति में मैकेनिकल एप्टीट्यूड में मशीनों की कुछ बेसिक समझ है तो उसे और अच्छा प्रशिक्षण यानी उसे ITI करा सकते हैं, पॉलिटेक्निक करा सकते हैं तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार भाषा की उच्च अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है, क्योंकि उसकी भाषा अच्छी है और उसमें ग्रोथ मिल जाएगी। जब उसको हम उपयुक्त प्रशिक्षण देंगे तो वह एक अच्छा लेखक बन जाएगा। तो ये एक अभिक्षमता है, यानी किस चीज़ की उसमें संभावना है, कौन से कौशलों को सिखाया जाए उसके जिसमें वो बेस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है अभिरुचि। इंटरेस्ट का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में समय को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। यानी दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक विशिष्ट क्रिया को तवज्जो देना, जिसको तवज्जो दे रहा है उसका उसमें इंटरेस्ट है, अभिरुचि है उसमें। कहने का तात्पर्य ये है। विद्यार्थियों की अभिरुचि के मूल्यांकन से हमें यह निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है कि वे किन विषयों या पाठ्यक्रमों का प्रसन्नता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। अभिरुचि का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण में सहायता करता है जो जीवन में संतुष्टि के साथ साथ कार्य निष्पादन को उन्नत करता है। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट हो व्यक्ति का तो वहाँ संतुष्टि से मिलेगी उसे जीवन में, वही काम करेगा तो संतुष्टि के साथ साथ में उसका कार्य निष्पादन भी बहुत बढ़िया हो जाता है। यानी उसी में इंटरेस्ट होता है, वही काम उसे करने को दिया जाए। तो अभिरुचि परीक्षण भी जो है बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है और बहुत ही ज़रूरी रहता है एक व्यक्ति के लिए ये समझने में कि उसकी रुचियाँ क्या है और वो अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय जो आगे चयन करता है। या व्यवसाय के चयन में उसकी अभिरुचि का परीक्षण किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी का मतलब हो गया कि व्यक्ति की वो विशेषताएं जो लगभग स्थायी है, पक्के रूप में स्थायी तो नहीं है लेकिन लगभग स्थायी प्रकार की है, जो दूसरे व्यक्तियों से उसे भिन्न बना रही है। अब किसी व्यक्ति में जैसा मैंने पहले भी बताया कि ईमानदारी का अगर गुण है तो वो दूसरों से भिन्न है, क्योंकि दूसरा कोई बेईमान हो सकता है। या एक मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है वो 60% ईमानदार है तो दूसरा हो सकता है कि वो 50% ईमानदार है। तो ईमानदारी का जो स्तर है उसके अंदर भी तो अंतर है। तो इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से में अंतर तो होगा व्यक्तित्व की वजह से। तो ये कह रहे हैं अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से, लगभग वो स्थायी विशेषताएं हैं लेकिन पक्के रूप से ये नहीं कह सकते पक्का स्थायी है। अब आज तो ईमानदार है तो 10 साल बाद हो सकता है कि उसमें धीरे धीरे बदलाव हो जाए और ईमानदारी का जो स्तर है वो गिर जाए, बेईमानी की ओर बढ़ जाए। तो ये नहीं कह सकता लेकिन लगभग स्थायी होगा। आज उसमें अगर गुण है और पीछे अगर 10 साल तक गुण थे तो आगे 2, 4, 6 साल तक तो पक्का उसमें वो ईमानदारी के गुण रहेंगे और हो सकता है इससे भी ज़्यादा रहें। तो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है, इसे व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति की अद्वितीय विशेषताओं जैसे व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र है, जावक है या विनिवर्तित, संवेग स्थिर है, तनुक मिजाजी आदि का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है।
व्यक्ति है किस प्रकार का, उसका व्यवहार कैसा है। व्यक्तित्व मूल्यांकन हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करने के साथ साथ यह पूर्व कथन करने की क्षमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा। अगर आज ईमानदार व्यक्ति है, उसके अंदर ऐसा विशेषक है उसके व्यक्तित्व में, तो निश्चित रूप से वो कल भी ईमानदारी करेगा। हाँ, हो सकता है अगले 5 साल 10 साल बाद में वो थोड़ी थोड़ी बेईमानी शुरू कर दे, वही एक बात अलग है। लेकिन हम उस गुण के आधार पर ये पूर्व कथन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल भी वो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी का गुण है। वो गुण उसे प्रेरित करेगा हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू। आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं। जो आइडियलिज्म व्यवहार जो करने होते हैं उसके संबंध में व्यक्ति के पक्के स्थायी विश्वास होते हैं, ये उसको कहते हैं मूल्य में खास करके एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मूल्य में जो एक चाहिए कॉन्सेप्ट होता है, संप्रत्य जो है चाहिए, यानी जैसे एक उदाहरण देता हूं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में पीछे जो है चाहिए लगा है, तो ऐसा होगा चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये एक मूल्य वैल्यू बेस्ड जो है बात है, ठीक है। तो इनमें चाहिए जैसा कॉन्सेप्ट लास्ट के अंदर रहेगा, वो वैल्यू को इंगित कर रहे होते हैं। व्यक्ति के मूल्य उसके जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं, उसके जीवन में एक मानक का निर्धारण करते हैं कि उसे ऐसा होना चाहिए। जैसे उसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो एक मानक है कि करनी चाहिए, पक्का नहीं है करेगा ही करेगा, लेकिन करनी चाहिए, वह एक मानक बन गया। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो एक मानक बन गया कि चोरी करना पाप है और उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करेगा वो चोरी। तो मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं, व्यक्ति को निर्देशित करते हैं। वैल्यूज़ जो है, मूल्य जो है, कैसा व्यवहार करना चाहिए। मूल्य द्वारा ही व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य का मूल्यांकन करता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो ये मान रहा होता है दूसरा व्यक्ति कि इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो फिर वो मूल्यांकन करता है, यार इसने झूठ बोल दिया तो ये व्यक्ति तो फिर गलत हो गया, गलत बोल रहा है। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति कुछ बात करे तो उसका कितना औचित्य है, उसका मूल्यांकन हम करते हैं मूल्यों के द्वारा ही। मूल्यों के मूल्यांकन में हम किसी व्यक्ति के प्रभावी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए मूल्यांकन द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्यों में से कौन सा मूल्य उसके व्यवहार को निर्देशित करने हेतु प्रभावी रहता है। अब कोई धर्म से रिलेटेड व्यक्ति है, धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा जो इंटरेस्ट रखने वाला है, तो उसकी जो वैल्यू है धार्मिक टाइप की होगी, तो वो धर्म को मानने वाला होगा। धर्म का सम्मान, वो कहेगा कि धर्म का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे धर्म को मानना चाहिए, वही भी चाहिए आएगा लास्ट में, तो वो चाहिए पर फोकस होगा। वहीं एक सामाजिक है, वो कहेगा कि हमें एकजुटता के साथ रहना चाहिए, इससे हमारा समाज संगठित होता है, तो वो यहाँ भी चाहिए का कॉन्सेप्ट है। तो वो सामाजिक टाइप का है, धार्मिक टाइप का किस तरीके, या आर्थिक टाइप का, वो कहेगा कि सामाजिक हो नहीं हो, हमें हमारा जो है दैनिक जीवन में 10-12 घंटे हमें कार्य करना चाहिए, वो भी यहाँ भी चाहिए की बात आ रही है। तो अगर हम 10-12 घंटे काम करेंगे तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और काम को सब सलाम करते हैं तो हमारा सम्मान भी होगा। तो एक आर्थिक कॉन्सेप्ट इस तरीके का हो सकता है। तो उसकी वैल्यू जो है वो मूल्य किस तरीके का है, ये समझना जरूरी है। आदि मूल्यों में से कौन सा मूल्य उसके व्यवहार को निर्देशित करने तो प्रभावी रहता है। तो इस तरीके से वैल्यू जो है मनुष्य के व्यवहार को जो है प्रभावित करती है, ये हमें समझना होगा। इसके बाद है मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियाँ, इन मूल्यांकन की विधियों को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।